नर्मदा घाटी विकास विभाग की 3 प्रमुख परियोजनाओं अपर नर्मदा, राघापुर बहुउद्देशीय और बसानिया बहुउद्देशीय परियोजना के डूब प्रभावितों को मोहन कैबिनेट ने बड़ी राहत देने का फैसला लिया है। डूब प्रभावितों के लिए डीपीआर में तय 1656.02 करोड़ रुपए की राशि के अलावा 1280 करोड़ रुपए का अतिरिक्त विशेष पैकेज स्वीकृत किया है। ये परियोजनाएं अनूपपुर, मंडला और डिंडौरी जिलों से जुड़ी हैं, जहां लंबे समय से मुआवजे और पुनर्वास को लेकर मांग उठ रही थी। इधर प्रदेश के विकास कार्यों पर आधारित प्रतियोगिता अभ्युदय मध्य प्रदेश क्विज शुरू की गई है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा संबल योजना अंतर्गत अनुग्रह सहायता राशि का अंतरण भी किया गया। 7,227 प्रकरणों में 160 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित हुई। अगर आई तो हाथ में या गांठ में पैसा ही हमको सबसे बड़ा संबल देता है। ऐसे में ये सभी प्रकार की संबल की योजनाओं के आधार पर अंत्येष्टि सहायता, सामान्य मृत्यु सहायता, दुर्घटना मृत्यु, आंशिक स्थायी अपंगता, स्थायी अपंगता, इतने प्रकार से कैसे कैसे जोड़ करके हर स्थिति में सरकार आपके साथ खड़ी है। आपकी मेहनत का सम्मान करते हुए आपके जीवन की कठिनाइयों की गारंटी लेती है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में करीब 3,810 कार्य पूरे करने की अनुमति दी गई है। इन कार्यों पर लगभग 653.76 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर होने का दावा सरकार कर रही है। वहीं शहरी परिवहन को गति देने के लिए भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए 90.67 करोड़ रुपए के बजट प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। युवाओं के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। यह योजना के तहत 905.25 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति दी गई है, जिससे कि 18 से लेकर 45 वर्ष के स्थानीय युवाओं को 50,000 से 50 लाख रुपए तक का ऋण मिल सकेगा। सरकार 3% ब्याज अनुदान और 7 वर्ष तक ऋण गारंटी शुल्क भी देगी। पर्यावरण और वानिकी के क्षेत्र में प्रदेश में 6 वन विज्ञान केंद्र स्थापित करने का फैसला हुआ है, जिस पर 48 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं अवसंरचना योजना के सूचकांक को भी 2 से 3 किया गया है। इससे 3,810 कार्य जो लगभग 693.76 करोड़ के, अब उनको भी ये जारी हो सकेगा और उनके काम पूरे किए जा सकेंगे। भोपाल और इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के संचालन और रखरखाव के लिए राजस्व मद में बजट का प्रस्ताव आज कैबिनेट में लाया गया था। 25-26 के लिए 90.67 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है, क्योंकि जैसा भारत सरकार के साथ MOU होता है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना 26-27 से लेकर 30-31 तक निरंतर रखने का प्रस्ताव था, जिसको मंजूरी मिली है। उद्यम क्रांति योजना से काफ़ी लाभ मिल रहा है निवेशकों को। लेकिन कैबिनेट के इन फैसलों पर कांग्रेस ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव का आरोप है कि सरकार 2 साल में पूरे होने पर सिर्फ उपलब्धियों का ढिंढोरा पीट रही है, जबकि विकास हकीकत में किसान परेशान है। कांग्रेस का दावा है कि सोयाबीन की सरकारी खरीदी बंद कर दी गई है। गेहूं और धान के घोषित भाव पर खरीदी की गारंटी नहीं है और किसानों को खाद तक के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। बिजली कटौती, गुणवत्ताहीन खाद और MSP के दावों को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। सरकार लगातार दावे कर रही है कि हम खाद की जो वितरण प्रणाली है उसको ठीक कर रहे हैं, खाद की किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है, खाद व्यवस्था में
किसानों को उसकी मांग के अनुसार, उसकी मात्रा के अनुसार उपलब्ध हो रहा है। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो खबरें छप रही हैं, तो किसान के पास इतना समय नहीं है कि वो अनावश्यक जो है लाइनों में जाके खड़ा होगा। आज खेती किसानी का समय चल रहा है, बोनी का समय चल रहा है, सिंचाई का समय चल रहा है, किसान के पास इतना समय नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो नाकामी है उस नाकामी को छुपाने का काम कर सरकार का ये दावा है कि नर्मदा परियोजना से लेकर ग्रामीण सड़क, मेट्रो, रोजगार और पर्यावरण हर फैसले दीर्घकालिक विकास को ध्यान में रखकर लिए गए हैं। सरकार ये भी दावा करती है कि किसानों, युवाओं और शहरी ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए एक साथ काम किया जा रहा है और विपक्ष सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी कर रही है। तो सवाल यही है, क्या मोहन कैबिनेट के ये फैसले वाकई जनता की जिंदगी में बदलाव लाएंगे या फिर किसानों और ग्रामीण मुद्दों पर विपक्ष के आरोप सरकार के लिए चुनौती बनेंगे? टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। और बड़ी बहस मध्य प्रदेश की आज हम इस बात पर करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार फैसले ले रही है और इन फैसलों को दमदार बताया जा रहा है। वहीं विपक्ष इन फैसलों के खिलाफ हर बार की तरह खड़ा नजर आ रहा है और इसीलिए उसके आरोप भी कितने असरदार हैं, इसे भी कसौटी पर आंकने की ज़रूरत है। एक और फैसलों की लगातार झड़ी लगी हुई है। महीने में करीब 2 बार से अधिक कैबिनेट की बैठकें हो रही हैं और इन फैसलों के ज़रिए कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार दी जाए। लेकिन आरोप भी कम नहीं हैं और इन आरोपों के धार और ये कितने असरदार हैं, इस पर भी बात करना ज़रूरी है। इसलिए हमने दोनों चीज़ों को आज इस डिबेट के पलड़े में रखकर तोलने की कोशिश की है और जानेंगे कि आखिर किसकी तर्क में कितना दम है। चर्चा शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए योगेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे ज्योति पटेल जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संतोष चौधरी जी, राजनीतिक विश्लेषक के रूप में, बहुत स्वागत है आपका। तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम फैसले को मंजूरी दी गई है। नर्मदा से विकास कैसे निकले, इसके लिए परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कई और अहम मुद्दे हैं जो हम सिलसिलेवार बता रहे हैं। इन फैसलों का ज़मीन पर क्या असर होगा, पहले विश्लेषण के जरिए ही समझने की कोशिश करेंगे। संतोष चौधरी जी से शुरुआत करते हैं और ओपनिंग कमेंट्स उनसे लेते हैं। चौधरी साहब, आपको क्या लगता है, हर महीने 2 से 3 कैबिनेट बैठक हो रही है और इन बैठकों में हम हर बार यही चर्चा करते हैं कि लंबी चौड़ी लिस्ट हमें मिल जाती है फैसलों की। इन फैसलों का असर मध्य प्रदेश पर क्या हो रहा है और रफ्तार विकास की इन फैसलों से कितनी बढ़ी है? देखिए, आवाज आ रही है मेरी? आप बिल्कुल आ रही है, बोलिए। आवाज आ रही है जी। देखिए, मेरे ख्याल से पिछले तीन महीने का अगर आप ट्रेंड देखें, जितनी कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं और जो भी डिसीजन लिए गए हैं, उसके हिसाब से अगर आप चलें तो इसके राजनीतिक इम्प्लिकेशंस तो ज़रूर हैं इसके, क्योंकि अब मेरे ख्याल से थोड़ी चुनाव की भी तैयारी जो है बहुत थोड़ी आगे से होनी शुरू हुई है अभी। क्योंकि अभी क्या है कि जिस तरह की कांग्रेस आरोप लगा रही है, आरोप में सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार मैंने देखा है कि तथ्य लेके जा रही है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो प्रूव कर रहे हैं। अभी अब विधानसभा में भी देखा, प्रूव कर रहे हैं वो कि मतलब देखिए, हमारे पास इसका प्रूफ है, ये हम गलत नहीं बोल रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप होते हैं, ये अब नहीं हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 इस कि सीएम साहब ने ये एक बहुत अच्छा ये एक ट्रेंड बनाया है कैबिनेट मीटिंग्स का कि इसमें अब जो रिव्यू है वो बहुत ही फ्रीक्वेंट होने लगा, जो पहले नहीं होता था।
ये आप पिछले 2 साल 3 साल में देखेंगे, मैं तो पिछली सरकारों में भी मैंने देखा। अब रिव्यूज इसलिए हो रहे हैं क्योंकि जनता भी पूछने लगी है कि आप जितने भी आप जो फैसले ले रहे हैं, जितनी भी अनाउंसमेंट्स आप कर रहे हैं, उसमें जमीनी तौर पर क्या हुआ है। ये पहले होता ये था कि लोग भूल जाते थे, बहुत से लोग इसको मतलब इग्नोर कर देते थे, लेकिन अभी इतने पेंडिंग प्रोजेक्ट्स आने लगे हैं, बहुत सारे पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में ऐसे हैं कि जिनकी लागत बहुत बढ़ गई है। ऐसे में क्या हो रहा है कि स्टेट बजट पे दूसरे संसाधनों पे भी इसका जो है प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए सरकार अब इस बारे में बहुत जागरूक है, नंबर 1। नंबर 2 इज कि अपोजिशन का रोल, मैं तो कहूंगा कि इस बार मैं दाद देता हूं कि कांग्रेस की जो नई कार्यकारिणी आई है, कि मैं तो निष्पक्ष वे में बोल रहा हूं, मैंने जो देख रहा हूं, नई कार्यकारिणी का जो वे ऑफ वर्किंग है, जो अभी जो जिस तरह से वो उन्होंने अपनी कार्यशैली बनाई है इतनी जल्दी, मैं उससे थोड़ा प्रभावित हूं, क्योंकि जिस तरह के आरोप आ रहे हैं उसमें जो है वो जो आंसर्स जो 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 वो उत्तर मांग रहे हैं, वो सरकार जो है वो उन्हें बहुत ध्यान से उसका आंकलन कर रही है। वो इसलिए भी कर रही है आंकलन क्योंकि वो मुद्दे, पहले होता था कि ढेर सारे मुद्दे उठाए जाते थे, अब इन लोगों ने क्या किया है कि बहुत ही सिलेक्टेड, मतलब चुन रहे हैं कि मतलब हाँ ये सबसे ज्यादा प्रभावी कहते हैं, प्रायोरिटी बना ली है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कांग्रेस का कि मतलब प्रायोरिटाइज करके कर रहे हैं, और मुझे सत्तारूढ़ सरकार की तरफ से ये अच्छा लगा कि ध्यान दे रही है इन चीज़ों पर, क्योंकि उनको अब ये जो है, अगर दोनों साइड से अगर ये पक्षों में अगर हो रहा है कि आप आरोप लगा रहे हो, उस पर काम हो रहा है, तो मैं कहूँगा कि ये एक इस सरकार की और पर्टिकुलरली सीएम साहब की बहुत बड़ी उपलब्धि है इतने कम समय में, जब उन्होंने मतलब इस पद पे मतलब पद धारण किया है। तो अब सिर्फ इतना है कि मैं ये कहूँगा आपको कि देखिए, चुनाव की तैयारी बिल्कुल हो रही है जी। ये तो मतलब इंडिकेशन है कि अब क्योंकि अब विकास की बात होगी, अब आप देख लेना, समझ गई है दोनों पार्टियां, समझ गई है कि अब आप ज्यादा धर्म जाति या उन सब चीजों पे नहीं सर, अब तो काम करके पब्लिक इतनी जागरूक हो गई है कि वो आप चाहती है कि आप काम दिखाओ। ठीक है, और वो काम दिखाने वाली बात जो जहां तक है, वो अब इसलिए कैबिनेट मीटिंग्स हो रही है कि इम्प्लीमेंटेशन टाइम पे हो, क्योंकि उनको दिखाना है अब कि अब भाई मैंने हो गया है, ये टाइम लिमिट आपने दिया था, आपके शहर में, आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में हमने जो वादा किया अब यही है। अब देख लेना आप, यही होगा कि वादा जो किया हमने पूरा किया। इसीलिए अब जो है इम्प्लीमेंटेशन सीएम साहब ने अपने हाथ में ले ली कि मेजर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सीएम साहब खुद मॉनिटर कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है, बहुत मैं दाद देता हूं उनकी कि ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बाकी आप डिबेट में बात कीजिएगा, फिर आप देखते हैं। बिल्कुल ठीक है। और काफ़ी हद तक सारी चीज़ों को बड़ी साफ गोई से चौधरी साहब ने रख दिया है। इस पर कमेंट ले लेते हैं, कांग्रेस से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो इन उपलब्धियों को ना केवल खारिज कर रही है, बल्कि अभी भी जो फैसले होते हैं उस पर संशय उसे व्यक्त बार बार किया जाता है कि ये पूरे हो पाएंगे कि नहीं। कांग्रेस की ओर से आज की कैबिनेट की बैठक के बाद जो फैसले हैं उसको वो किस नज़रिए से देखती है ज्योति जी? देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, जिस तरीके से आज आपकी मैं विजुअल्स देख रही हूँ कि विजुअल्स में मुझे प्रतिमा बागरी जी दिख रही हैं, विजय शाह जैसे मंत्री दिख रहे हैं। वो मंत्री, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें मुझे लगता है कि इन मंत्रियों की कोई आवश्यकता थी नहीं, इसलिए क्योंकि विजय शाह जैसे मंत्री जो पहले कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बयान दे चुके हैं, बहुत ही अभद्र और अमानवीय और अशोभनीय टिप्पणी कर चुके हैं, और वो फिर से उन्होंने परसों जो है महिलाओं पर टिप्पणी करी कि जो लाडली बहनें जो है सीएम का सम्मान नहीं करेंगी, उनकी जांच कराई जाएगी। तो ऐसे मंत्रियों की मुझे लगता है कि जो कैबिनेट में है वो जगह होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, प्रतिमा बागरी जिनके भाई बहनोई जो है गांजा तस्करी जैसे मामलों में, गंभीर मामलों में संलिप्त पाए जाते हैं, तो ऐसे मंत्रियों का अभी तक इस्तीफा नहीं होना, ये सबसे बड़ी जो है भाजपा जो सरकार है उसकी नाकामी है।
और अब मैं आती हूँ कैबिनेट की बैठक पे। देखिए आज आप जो कह रहे हैं कि हम लोग आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस आरोप लगा रही है, अंततः मैं ये कहूंगी कि कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी हो, सारे लोगों का मकसद केवल यही होता है कि मध्य प्रदेश की जनता किस तरीके से खुशहाल हो, किस तरीके से जो योजनाएं हैं उन तक उसका लाभ पहुंचे। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न यही होता है। परंतु आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो या बच्चे हो, किस तरीके से आज परेशान है। किसानों की हम बात करें, हमारे जो पूर्व मंत्री थे सचिन जी, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से लगातार पिछले 4-5 महीनों से किसान लाइनों में लगा हुआ है। आपके चैनल के माध्यम से ही दिखाया गया, मैं कई बार डिबेट में बैठी हूँ खाद की समस्या को लेकर। तो ये कोई जो हमारी बनाई हुई समस्या नहीं है, ये किसानों की समस्या है। किसान जो जैसे तैसे उन्हें सोयाबीन उगाया, अतिवृष्टि का उनका सोयाबीन खराब हो गया, उसके बाद सरकार को एमएसपी पर खरीदना चाहिए था, पर सरकार ने एमएसपी पर नहीं खरीदा। तो किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है, और आज भारतीय जनता पार्टी ये कैबिनेट की बैठक करके जो है कागजों पर बड़े बड़े आंकड़े दिखाकर, हजारों करोड़ों की राशि दिखा करके क्या साबित करना चाहती है कि मध्य प्रदेश की जनता खुशहाल है। ठीक है, हम ठीक है, ये एक जनरलाइज कांग्रेस की ओर से परसेप्शन कई बार रखा गया है। कोशिश हमारी ये है कि आज के कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं, खासतौर पर नर्मदा घाटी विकास के लिए, डूब प्रभावित के लिए जो प्रभावित राशि है, ये ज़मीन पर कितनी हद तक जाएगी, गुप्ता जी से समझने की कोशिश करते हैं। गुप्ता जी, इस बार विपक्ष भी काफ़ी तेवरों के साथ है और उनके आरोप भी कम नहीं हैं, और चौधरी जी ने जैसा बताया कि आपको अब जो मुद्दे संवेदनाओं से जुड़े हुए हैं उससे अलग हटकर काम वाले, ज़मीन पर उतरने वाले मुद्दों पर बात करनी होगी। तो इन आरोपों के बीच आप लोग कैसे देखते हैं, कैसे आप लोग ये फैसले लें, उसे इम्प्लीमेंट तक कैसे पहुंचाएं, इस पर क्या प्लान है आप लोगों का? देखिए तिवारी जी, जैसा कि माननीय चौधरी जी ने कहा कि विपक्ष की भूमिका, तो देखिए निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने हमेशा कांग्रेस पार्टी से यही अपील करी है कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका, आप सकारात्मक विपक्ष की भूमिका में जनहित से जुड़े जितने भी, चाहे सदन के अंदर या सदन के बाहर, चर्चा में लाएंगे तो स्वागत होगी और हम उस पर फोकस भी करेंगे। निश्चित रूप से डॉक्टर मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने, बतौर मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने न केवल प्रशासनिक कसावट करी है, बल्कि अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी मंत्रियों पर भी निगरानी रखी है, उनका रिव्यू किया है, और कैबिनेट के माध्यम से जो परियोजनाओं की गति संचालन को लेकर रिव्यू बार बार वो जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो सराहनीय कदम है। और उसके परिणाम के मध्य प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है। जैसा कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने अपने स्टार्टिंग में कहा कि मुझे लगता है, तो देखिए आपके लगने या न लगने से ना तो कैबिनेट की बैठक होती है, और आपके लगने न लगने से मंत्रिमंडल का गठन होता है। और ना ही कैबिनेट में कौन मंत्री बैठेगा या नहीं बैठेगा, ये आपके लगने या कांग्रेस के सोचने से डिसाइड नहीं होता। जनादेश से बनी हुई सरकार है, उसका निर्णय मानने विशेष अधिकार है। तो फालतू समय जाया न करके निर्णय की विषय की तैयारी कर आया करिए। ये जो 2-4 चीजें आप लोग बैठ जाते हैं ना, और उसी में टाइम जाया करते हैं। आज का जो विषय अकॉर्डिंग जो टॉपिक आई है, उस विषय पर आपने क्या बात की? महत्वपूर्ण परियोजना है ये, पर्यावरण से जुड़ी हुई, युवाओं से जुड़ी हुई नर्मदा उद्देश्य परियोजना, जिसमें जो डूब आने वाले लोगों के लिए धनराशि का प्रावधान किए गए, लगभग 1656.2 करोड़ की धनराशि, 1280 करोड़ अतिरिक्त विशेष पैकेज रखा गया है। मंडला और डिंडोरी से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय योजना है। इसी प्रकार की एक योजना पहले पार्वती लिंक परियोजना, जिससे 40 लाख लोगों को नहीं गुप्ता जी, ये बात अपनी जगह है। ज्योति जी कह रही हैं कि जो अलग अलग वर्ग हैं, महिला वर्ग, आदिवासी वर्ग, इनके सम्मान से जुड़ी हुई चीजें नहीं हो पा रही है। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, आवाज को हम ठीक करने की कोशिश करते हैं। योगेश जी की आवाज नहीं आ पा रही है। जी, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आवाज मिल रही है योगेश जी आपको?
हेलो, जी आवाज आ रही है। वो ये हम चाह रहे थे कि आ रही है आपकी आवाज? जी जी, ज्योति जी ने जो सवाल उठाया है वो कैबिनेट से अलग हटकर एक जनरल मुद्दे जो कि इनकम्बेंसी के रूप में जिनको हवा दी जा रही है वो हैं महिलाओं से जुड़े हुए, आदिवासियों से जुड़े हुए, उनके अपमान से जुड़े हुए, इस तरीके के मुद्दों का क्या डिफेंड मैकेनिज्म आप लोगों ने सोचा है? देखिए तिवारी जी, महिला अपमान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी, आपको आवाज आ रही मेरी? जी आ रही, बोलिए। महिला अपमान की बात करने वाली कांग्रेस पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। महिलाओं से दुष्कर्म करने वाले लोगों को, उमंग सिंघार, हेमंत कटारे जैसे लोगों को नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष जैसे संवैधानिक पद पर बिठा रखा है। जिम्मेदारी पतन हो चुका है, जिनका स्वयं नैतिक पतन हो चुका है, वो नैतिकता की बातें करते हैं। हम तो लगातार अपनी माँ बहन बेटियों के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। 26,32,000 लाडली बहनों के खातों में 1,500 रुपए प्रति माह की राशि डाल रहे हैं। 40 लाख से ज्यादा बहनों को सब्सिडाइज रेट में सिलेंडर उपलब्ध करा रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 86 करोड़ से ज्यादा की धनराशि से स्कूटी वितरित कर रहे हैं। होनहार छात्रों को लैपटॉप दिए जा रहे हैं। शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए वो तमाम बंदोबस्त किए जा रहे हैं जो जरूरी है। चलिए, ताकि हमारा नवनिहाल पढ़ेगा और मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, कुछ घटनाओं को छोड़ दें तो सरकार ने काफी हद तक सभी वर्गों को खुश करने की कोशिश की है, ये कहना है गुप्ता जी का। ज्योति जी कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे आप? फिर चौधरी जी के पास चलेंगे। देखिए, मैं बस यही कहना चाहूंगी गुप्ता जी से कि आप क्या विजय शाह जी ने जो बयान दिया है, क्या उससे आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आप मानते हैं कि उनका बयान सही है? और दूसरी बात, आप अभी वन विज्ञान केंद्र की बात कर रहे हैं। वन विज्ञान केंद्र आप खोलने जा रहे हैं। योगेश जी, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। लिया था, वो कोर्ट में केस चल रहा है ना, तो उस पर यहाँ बात, चलिए आज के विषय में हम केंद्रित पर काफी बात हो चुकी है। ठीक है, चलिए, काफी बात हो चुकी है और कई बार हम डिबेट भी कर चुके हैं। हम आऊंगा, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन उसके पहले हम रुक कर लेते हैं चौधरी जी का। संतोष चौधरी जी हमारे साथ बने हुए हैं। चौधरी साहब, अब अन्य मुद्दों पर ना जाते हुए सीधे कैबिनेट पे ही आते हैं। कैबिनेट के फैसले जो हैं वो आगे वाले समय को देखते हुए लिए जा रहे हैं। ख़ासतौर पर इंदौर में मेट्रो ट्रेन परियोजना का संचालन हो, ये डूब प्रभावित लोगों के लिए प्रावधान हो, इस तरीके की कोशिश लॉन्ग टर्म जो कहे प्लानिंग पर ज़्यादा जोर दे रही है मोहन सरकार। इसको कैसे देखते हैं आप? क्या समय पर ये सारी चीज़ें पूरी हो पाएंगी? देखिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के हिसाब से आप देखें तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से, जो अपन पहले भी डिबेट में बहुत बार इम्प्लीमेंटेशन का ही मुद्दा आया है कि आपको हर 2 महीने में 3 महीने में इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अब ये होता है कि अब सरकार भी समझ रही है कि पुराने जो प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो काफ़ी देरी से चल रहे हैं, कुछ तो बिल्कुल ही यूजलेस हो गए। मतलब उसमें सरकार का कोई पैसे लगाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसे रोड प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारी प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स में ये है कि जो कैबिनेट मीटिंग्स में और जो रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं, जो कैबिनेट के अलावा मंत्रालय में जो होती है, वो ये हो रही है कि एक रोड मैप बना रहे हैं और एक टाइमलाइन बना रहे हैं कि अब ये है कि देखिए मेट्रो में कि ये काम आपको इंदौर में अगर इस लाइन में बिछाया हुआ है और इस तरह से अगर टेक्निकल इश्यूज हैं तो उसमें आपको ये 3 महीने में या 6 महीने में आपको कंप्लीट करना है। अब ये है कि अकाउंटेबिलिटी वाली बात आ रही है। अब वो अफसरों से डायरेक्ट बात हो रही है, जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, IAS हैं, लोअर रैंक के ऑफिसर्स हैं, उनसे डायरेक्ट बात हो रही है कि अगर आपको अकाउंटेबिलिटी इस प्रोजेक्ट में दी हुई है तो आप टाइमलाइन को लांग नहीं सकते। अगर आपको 3 महीने की अवधि दी गई है तो आप 3 महीने में ही आपको कंप्लीट करना है। ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो है, मैं पिछले वाले डिबेट में मैंने कहा कि जब सेंट्रल बजट आता है, जो स्टेट प्लान्स भी आते हैं, जब आपको केंद्र सरकार जो बजट देती है, अब वो क्वेश्चनेबल ना हो जाए। क्योंकि
अब ये होता है कि अब सरकार पूछने लगी है, क्योंकि अब वो कंट्री, अब देश में चुनाव का माहौल आ रहा है। अब वो वैसे भी चुनाव के अलावा भी अब पब्लिक भी पूछ रही है, और साथ में ये है कि अब की प्रोजेक्ट्स लेके जा रहे हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स। छोटे प्रोजेक्ट्स की जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से वो एक लोकल प्रशासन या डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के लेवल पे अकाउंटेबिलिटी बन रही है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स लाइक मेट्रो प्रोजेक्ट्स हो गए या रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स हो गए। रिवर लिंकिंग तो आप जानते हैं कि इतना पुराना प्रोजेक्ट है, वो अभी भी ज़्यादातर पेंडिंग ही है। वो वहाँ पे भी वो देख रहे हैं कि लिंक करने से फायदे क्या हैं। अब विस्पासित जो लोगों की बात हो रही है अभी, जैसे नर्मदा घाटी में अभी जैसे वो मुआवजा दे रहे हैं, उसकी प्लानिंग तक हो रही है कि लिंक करने पे। देखिए आप क्या होता है कि मानसून में जब आप रिवर नदियों को लिंक करते हैं तो फ्लडिंग की प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल बाढ़ की प्रॉब्लम आती है। उस पे काम, तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही हायर लेवल पे काम जो है वो रोड मैप बन रहा है, लेकिन रोड मैप को वो चाह रहे हैं कि इसको जितना प्रैक्टिकल हो सके, बिल्कुल जितना ज्यादा इसको पास से मॉनिटर करके इसको इम्प्लीमेंट कर सके, उस पे जो है ध्यान जा रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, और ये पहली बार जो है सारा प्रशासन बिल्कुल एक तरह से अकाउंटेबिलिटी में गया। जैसे आपने अभी SIR में देखा, मतलब अकाउंटेबिलिटी अब जो है, अब आप ये नहीं कह सकते कि सर नहीं हुआ, वो ये था वो था। अब वो एक्सक्यूजेस का जमाना खत्म हो गया। CM साहब ने एक रोड मैप बना के कैबिनेट मीटिंग्स में, रिव्यू मीटिंग्स में पहले ही वो बहुत क्लियर कर चुके हैं कि अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी। बिल्कुल। अब इस कार्रवाई अब थोड़ा डर भी होना चाहिए, बहुत जरूरी है ये डर। अगर ये डर नहीं होता है तो पहले तो ये होता था कि अब, क्योंकि क्या होता है कि आखिरी जो सबसे बड़ा जो केंद्र सरकार से जो झटका लगता है वो है बजटिंग का। और अकाउंटेबिलिटी अब आपकी यही नहीं है, अब केंद्र सरकार से भी है आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपके पार्टी हाईकमांड से भी है कि आप लोगों ने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट 2 साल में या 3 साल में कैसे नहीं किया। तो ये हर स्टेट में हो रहा है, ये मध्य प्रदेश की बात नहीं है। जहां भी बीजेपी शासित सरकार है, अगर आप पूछे ना, तो हर जगह इस तरह के रोड मैप बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये यहाँ से नहीं आ रहा है, ये हाई कमांड से आ रहा है। बिल्कुल। और इसमें सफलता ही जनादेश का एक बड़ा कारण बनेगी। शायद चौधरी जी ने तो ज्योति जी की भी बात रख दी, योगेश जी की भी बात रख दी, दोनों को काफ़ी हद तक समझा दिया है कि उनकी बात क्या है और क्या होने से जनता को फ़ायदा होगा। समय की बाध्यता है, इसलिए चर्चा को आज यहीं ख़त्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ योगेश जी जुड़े, उनका धन्यवाद। ज्योति जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। संतोष जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।